नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज डाका आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। तो ज्योग्राफी में आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वायुमंडल संगठन एवं संरचना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, संगठन एवं संरचना वायुमंडल की। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कक्षा को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? परिमंडल कहते हैं। तो मेन बात क्या आती है? परिमंडल हम किसे कहते हैं? परिमंडल पृथ्वी की बाहरी सतह को परिमंडल कहते हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह को परिमंडल कहते हैं। और परिमंडल को हमने कितने भागों में बांटा है? परिमंडल को 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? परिमंडल को 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहले स्थान पर आता है हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल, और क्या है? जलमंडल, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। और एक और चीज क्या आती है हमारी? जैवमंडल। इन सभी को हम क्या है विस्तार से आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में सिर्फ हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल के बारे में। ठीक है, वैसे तो जैवमंडल को कुछ ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन क्या है कि वैज्ञानिकों ने अपने आप ही बना लिया इसको, कुछ था नहीं जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या है? स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का जो मिश्रित क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जैवमंडल कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा? वायुमंडल हो गया। ये क्या हो गया? जलमंडल हो गया, हाइड्रोस्फीयर। ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं हम? स्थल मंडल। और इन सभी का जो मिश्रित होता है, मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर जीवन पाया जाता है तो उसे कहते हैं हम जैवमंडल। इन सभी को हम आगामी कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो किसे हम वायुमंडल कहते हैं? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वायु और एक क्या है इसमें? मंडल। तो वायु का मतलब क्या हो जाता है? गैसें। और मंडल का मतलब क्या हो जाता है? आवरण। क्या हो गया? गैसें। वायु का मतलब हो गया गैसें और मंडल का मतलब हो गया आवरण। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम वायुमंडल की क्या डेफिनेशन होती है? किसी भी ग्रह के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है? गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कह दिया जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनर कि पृथ्वी के चारों ओर के फैले गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल को हम 2 भागों में बांटते हैं। वायुमंडल को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे।
पहला भाग क्या आता है हमारा, वायुमंडल का संगठन, और दूसरा भाग क्या आता है, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। तो आज पहले हम वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए अब आप हेडलाइन डाल लेते हैं। अब इसकी क्या है, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, ठीक है। तो अब हम बात करें संगठन की, तो संगठन में भी तीन चीज़ें आती हैं वायुमंडल के संगठन में। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक आता है हमारा द्रव तत्व कहते हैं, एक को हम ठोस तत्व कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, गैस तत्व कहते हैं। तो इसे हम पहले क्या पढ़ेंगे, ठोस तत्व। संगठन में कितने तत्व आते हैं, 3 तत्व आते हैं वायुमंडल के, ठोस तत्व, द्रव तत्व और गैस तत्व। गैस तत्व। ठोस तत्व की बात करें तो हम ठोस तत्वों में हम किन्हें किन्हें सम्मिलित करते हैं। ठोस तत्वों में हम आ जाते हैं धूलकण, उसके बाद क्या आते हैं हमारे परागकण, लवण कण, राख कण, और क्या है सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण, और उसके अलावा क्या है उल्का कण। इनको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के ठोस तत्व कहते हैं। धूलकण, परागकण, लवण कण, राख कण और सूक्ष्म कण, उल्का कण। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि ठोस तत्व में क्या आता है, ठीक है, द्रव तत्व में क्या आता है या गैस तत्व में क्या आता है। तो ये क्या आते हैं हमारे ठोस तत्व में आते हैं धूलकण, परागकण, लवण कण और राख कण। ये क्या होते हैं, ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इनके बारे में आप पहली हेडलाइन डाल दो। तो ये क्या होते हैं, नग्न आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और इन्हें हम किस तरह से देख सकते हैं, इन्हें हम टिंडल प्रभाव से हम इन्हें देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव से इन्हें देख सकते हैं। तो क्या होता है टिंडल प्रभाव? टिंडल प्रभाव होता है, आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी क्या है हमारी, ज्योग्राफी में हम क्या अध्ययन करते हैं, हमारे आसपास की जो घटनाएं घटती हैं उन सभी को हम ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा होगा जब कमरा बंद होता है, बंद कमरे में कोई छोटा छिद्र होता है, उससे क्या है सूर्य की जो है रोशनी आती है एक छोटे से छिद्र से, तो उसमें क्या है हमें साफ साफ नजर आते हैं धूल कण होते हैं, परागकण, राख कण, सभी कण उसमें हमें दिखाई देते हैं। और जो मुख्य दिखाई देते हैं हमें, उनको क्या होते हैं, वो धूल कण होते हैं। ये मान लो कोई कमरा हो गया, कोई रूम मान लिया हमने, या घर मान लिया, इसमें क्या है कोई छिद्र है, और छिद्र से हमें सूर्य का प्रकाश आता दिखाई देता है। ये हो गया सन, और सन का जो है प्रकाश आ रहा है, तो एक छोटे से छिद्र के अंदर से जो सूर्य का प्रकाश दिखता है हमें, उसमें क्या है हमें धूलकण स्पष्ट नजर आते हैं। तो टिंडल प्रभाव से इनको क्या है देखा जा सकता है। तो अगर हम आगे बात करें तो वायुमंडल के ठोस तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है एरोसोल। ठोस तत्वों को एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोसोल। एरोसोल कहा जाता है, इतना आपको
ध्यान रखना है ठोस तत्वों के बारे में। अगर हम बात करें आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है ठोस तत्वों से, ठोस तत्वों की उपयोगिता की बात कर रहे हैं हम। ये क्या करते हैं ठोस तत्व? आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ठोस तत्वों की उपयोगिता की बात करें तो ये क्या होते हैं? आर्द्रता ग्राही नाभिक। ये क्या होता है आर्द्रता ग्राही नाभिक? जो वाष्पित जल होता है जो ऊपर चला जाता है वाष्पित होकर, तो वो ये धूलकण के क्या हैं, उस वाष्पित जल को अवशोषित कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? बूंद बना लेते हैं। ये क्या है? ये मान लो धूल के कण हैं, और जो वाष्पित जल है, वाष्पित जल इनमें क्या हो जाता है? अवशोषित कर लेते हैं। ये वाष्पित जल को कौन कर लेते हैं? धूलकण। और ये क्या है? हमारे ठोस तत्व जो कि हवा में पाए जाते हैं। और क्या है? इन धूलकणों, ये धूलकण अवशोषित करके उसको क्या बना देते हैं? बूंदे बना देते हैं। और बाद में ये बूंदे क्या काम आती हैं? बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पर वर्षा का कार्य करती हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए आर्द्रता ग्राही नाभिक तो क्या होता है? ये इस तरह से कार्य करता है आर्द्रता ग्राही नाभिक। ये क्या है? ठोस तत्वों की उपयोगिता है आर्द्रता ग्राही नाभिक। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्ण करते हैं। हम इसकी क्या पढ़ रहे थे? इसकी उपयोगिता पढ़ रहे थे, ठोस तत्वों की प्रकाश का प्रकीर्ण। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस वजह से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल के ठोस तत्वों या एरोसोल की वजह से क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आपने देखा होगा दिन के समय में कमरा, हमारा रूम बंद होता है, खिड़कियां भी बंद होती हैं, गेट भी बंद होता है, सब कुछ घर का बंद होता है। जो सन की, सूर्य की लाइट आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, जो वो क्या है? गेट बंद होने की वजह से अंदर तो नहीं आ पाता हमारे घर में, लेकिन क्या है? हमें साफ साफ दिखाई देता है, उजाला हो जाता है हमारे घर में, हमारे रूम के अंदर। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन की घटना किस वजह से होती है? वायुमंडल में ठोस तत्वों की वजह से, एरोसोल की वजह से प्रकीर्णन की घटना होती है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आकाश का नीला दिखाई देने की वजह क्या है? आकाश का नीला दिखाई देना, तो यह किस वजह से दिखाई देता है? आकाश नीला हमें प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, आकाश नीला। और अगर हम बात करें प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, उसकी वजह भी क्या है? प्रकीर्णन ही है। इतना आपको ध्यान रखना है, प्रकीर्णन की वजह से। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। किस वजह से लाल दिखाई देता है सूर्य? प्रकीर्णन की वजह से। और आकाश का नीला दिखाई देने की वजह क्या है? प्रकीर्णन ही है। आकाश का नीला दिखाई देने की वजह भी। तो हमने क्या है? ठोस तत्वों के बारे में जान लिया इस कक्षा में। संगठन की बात कर रहे तो संगठन में हमने पहले उठाया था ठोस तत्व को। ठोस तत्व में कौन कौन से आते हैं? धूलकण आते हैं, परागकण, लवण कण, राख कण, सूक्ष्म कण और उल्का कण। इनको क्या है? नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और सिर्फ इनको टिंडल प्रभाव से देखा जा सकता है। वायुमंडल के ठोस तत्वों को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। और क्या है? आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इन्हीं की वजह से, ठोस तत्वों की वजह से। आकाश का नीला दिखाई देना किस वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है। एक और चीज हमारी रह गई है, ये क्या है? ठोस तत्व निलंबित अवस्था में मिलते हैं। वायुमंडल के ठोस तत्व किस अवस्था में दिखाई देते हैं? निलंबित अवस्था में दिखाई देते हैं।
निलंबित अवस्था में दिखाई देते हैं। निलंबित अवस्था या सस्पेंडेड अवस्था में दिखाई देते हैं वायुमंडल के ठोस तत्व। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या है ठोस तत्व के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव तत्व की बात करते हैं तो द्रव तत्व को हम किस रूप में देखते हैं? तो इनको देखते हैं हम जलवाष्प के रूप में देखा जाता है। द्रव तत्व को जलवाष्प के रूप में होते हैं। द्रव तत्व किस रूप में होते हैं? जलवाष्प के रूप में होते हैं द्रव तत्व। और अगर हम आगे बात करें तो द्रव तत्व की, तो वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 2% भाग क्या है? जलवाष्प है। जलवाष्प या क्या है? द्रव है, द्रव तत्व है। वायुमंडल का 2% भाग क्या है? जलवाष्प के रूप में है या द्रव तत्व के रूप में मौजूद है वायुमंडल में। अब हम बात करें तो अगर जलवाष्प का क्या है? अक्षांशीय भिन्नता पाई जाती है। जलवाष्प में क्या है? अक्षांशीय भिन्नता पाई जाती है। अक्षांशीय भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जलवाष्प कहाँ होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये होगी हमारी भूमध्य रेखा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे ज्यादा जलवाष्प कहाँ होता है, तो आपको जवाब देना है भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा क्या है? जलवाष्प होता है। और कितने प्रतिशत जलवाष्प होता है? तो 4% जलवाष्प कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। अगर आपसे ध्रुवों पे पूछा जाए कि ध्रुवों पे जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, तो ध्रुवों पर 1% जलवाष्प होता है। बाकी 4% कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है जलवाष्प। ठीक है, और इतना आपको समझ आ गया होगा कि वायुमंडल में 2% क्या है? जलवाष्प हैं। और द्रव तत्व को क्या कह देते हैं? जलवाष्प के रूप में हम जानते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं गैस तत्व की। गैस तत्व क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ये हमारे वायुमंडल में। गैस तत्व, गैस तत्व की बात करें तो क्या है? ये हमारे वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आपसे पूछा जाए हमारे वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो क्या है? गैस तत्व है। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? गैस तत्व ही है। ठीक है, अब हम बात करें अगर गैस तत्व की, तो गैस तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थायी तत्व और एक क्या होते हैं? अस्थायी तत्व। क्या होते हैं? एक होते हैं स्थायी तत्व, स्थायी गैस बोल सकते हो, स्थायी गैस। और एक क्या होती है हमारे वायुमंडल में? अस्थायी गैस होती है। अस्थायी गैस जो क्या है? अस्थायी गैसें होती हैं, वो अपना परिवर्तन करती रहती हैं। इन गैसों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर हम बात करें स्थायी तत्व की, तो स्थायी तत्व में कौन कौन सी गैस आती हैं? स्थायी तत्व में सबसे पहले 1 नंबर पे गैस आती है। क्या नाम है उसका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और उसके बाद कौन सी गैस आती है? उसके बाद आती है ऑक्सीजन गैस आती है। ऑक्सीजन गैस आती है स्थायी तत्व में दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है? ऑर्गन गैस आती है, जिसे हम किस सिंबल से लिखते हैं? AR से। और ऑक्सीजन को किस सिंबल से? O2 के सिंबल से। और नाइट्रोजन को किस सिंबल में लिखते हैं हम? N2 के सिंबल में लिखते हैं। ये क्या है? स्थायी गैसें हैं हमारे वायुमंडल की। स्थायी, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, 4 ऑप्शन डाल दे आपके एग्जाम में, तो इनमें से कि
कौन सी गैस है स्थायी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तीन का तो आपको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। चौथा ऑप्शन डाल दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको राइट आंसर क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड करना पड़ेगा। और ये गैसें कौन सी हैं? स्थायी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78.02% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। और हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी है? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और ऑर्गन की बात करें हम, 0.093% क्या है वायुमंडल में? ऑर्गन गैस है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर के ऊपर आर्गन आती है। आपको एग्जामिनर आप कई बच्चे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो क्या करके आएंगे? तीसरे नंबर की गैस पूछा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही करके आएंगे। लेकिन क्या है? ऑर्गन गैस तीसरे नंबर पे आती है हमारे वायुमंडल में। अब हम बात करते हैं अगर अस्थायी गैसों की, तो अस्थायी गैसों में सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड आती है अस्थायी गैसों में, जिसे हम क्या कहते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर उसके बाद क्या है? ओजोन। और उसके बाद क्या आ जाती है? हाइड्रोजन। जिनोन। और क्या आ जाती है? क्रिप्टॉन। और क्या आ जाती है? नियोन। ये क्या है? सभी अस्थायी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। अब हम बात करें अगर CO2 की, तो CO2 कितने प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और हम बात करें अगर अन्य गैसों की, इन सभी की, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिनोन, क्रिप्टॉन, नियोन, तो ये कितनी है हमारे वायुमंडल में? 0.04% हैं ये हमारे वायुमंडल में। तो चलिए अब हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में। हमने जान लिया स्थायी गैसें कौन सी होती हैं और अस्थायी गैसें कौन कौन सी होती हैं। पहले हम बात करते हैं N2 की, नाइट्रोजन गैस के बारे में। ये हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत मौजूद है? तो हमारे वायुमंडल में 78.02% है हमारे वायुमंडल में। तो अगर आपसे इसका प्रतिशत पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस मौजूद है, तो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस मौजूद है, 78.02% है N2। ठीक है, अब हम बात करें तो इसकी मेन मुख्य बातों की, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। और क्या होता है? इसे सामान्य दशाओं में अक्रिय गैस है, लेकिन क्या है? सामान्य दशाओं में तो ये क्या है? अक्रिय गैस है, लेकिन क्या है? ये कभी कभी क्या हो जाती है? रिएक्शन कर लेती है नाइट्रोजन गैस, और क्या है? अभिक्रिया कर लेती है, जिससे क्या, किस चीज़ का निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। लेकिन हम अगर बात करें तो नाइट्रोजन गैस विशिष्ट परिस्थितियों में परिस्थितियों में अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करके निर्माण करती है प्रोटीन का, और किस चीज का निर्माण करती है? नाइट्रिक अम्ल का।
नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है नाइट्रोजन गैस। अब हम बात करें अगर किस तरह से अभिक्रिया करती है नाइट्रोजन गैस। आपने सुना होगा कि सरकार एक चीज़ के ऊपर विशेष फोकस रखती है कि आप दलहनी फसलों को उगाएं। तो क्या है, किसान क्या है, जब उनका खेत खाली होता है तो उस समय में क्या करते हैं, ज़्यादा दलहनी फसलों को उगाते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु पाया जाता है। और ये क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो क्या है, भूमि मृदा सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करती। वो किस तरह से करती है, जीवाणु के माध्यम से करती है हमारी मृदा नाइट्रोजन को ग्रहण। ये क्या है, दलहनी पौधा है, ये मृदा है। इसकी जड़ों में एक आपने देखा होगा, दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है, गांठ के रूप में होता है ये जीवाणु। और इस जीवाणु का नाम पूछ लिया जाता है तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु होता है, दलहनी पौधों की जड़ों में होता है। और ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है अपनी जड़ों में, और जड़ों से क्या पहुंचा देता है, फिर मृदा में मिला देता है नाइट्रोजन को। इससे क्या होता है, अच्छी पैदावार होती है, पौधों को भोजन मिलता है नाइट्रोजन से। ठीक है, अगर आपसे जीवाणु का नाम पूछा जाए तो किस जीवाणु की वजह से होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया, तो राइजोबियम जीवाणु की वजह से होती है। ये वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और क्या है, पौधे की जड़ों में पहुंचाता है और फिर क्या है, मृदा में मिला दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब क्या है, खेत खाली होते हैं तो उस समय किसान क्या है, खेत को जोतकर छोड़ देता है। उस वजह से क्या है, मृदा है क्या है, कई बार क्या है, अपने नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जिससे क्या है, अच्छी पैदावार होती है। राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की। तो वायुमंडलीय दाब में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आपसे पूछा जाए वायुमंडलीय दाब का मुख्य घटक, तो क्या है मुख्य घटक वायुमंडलीय दाब का, नाइट्रोजन गैस है वायुमंडलीय दाब का मुख्य घटक। और वायुमंडलीय दाब को हम आगामी कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब को फिलहाल के लिए आप बस इतना ही ध्यान रखें कि वायुमंडलीय दाब का क्या है, मुख्य घटक है नाइट्रोजन गैस। और अगर हम आगे बात करें तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है। तेजी से फैलने नहीं देती। आग को बुझाती तो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन गैस उसको फैलने नहीं देती अधिक क्षेत्र के ऊपर। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आग को तेजी से नहीं फैलने देती नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या है, आग पकड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे वायुमंडल में तो क्या है, आग नहीं जल पाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आग को बुझाने में मददगार होती है। और नाइट्रोजन गैस के बारे में आप ध्यान रखना कि आग को तेजी से फैलने से रोकती है नाइट्रोजन गैस। अगर नाइट्रोजन गैस की बात करें तो हम ये क्या होती है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है नाइट्रोजन गैस। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। स्वादहीन गैस होती हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है तो आपको क्या आंसर करना है, नाइट्रोजन
गैस करना है। अगर आपने देखा होगा रंगमंच कार्यक्रम में क्या है कि जो आपने देखा होगा धुआं सा निकलता है रंगमंच कार्यक्रम के ऊपर, तो वो किसका धुआं होता है? नाइट्रोजन गैस का धुआं होता है। तो आपको ध्यान रखना है रंगमंच के कार्यक्रम में सजावट के लिए काम आती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रंगमंच के कार्यक्रम में सजावट के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का किया जाता है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है नाइट्रोजन गैस। और अगर क्या है बहुत नाइट्रोजन गैस को एक जगह पे थोड़ी सी स्पेस में संपीड़ित किया जाए, उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए नाइट्रोजन गैस को, तो वो क्या हो जाती है? द्रव अवस्था में चली जाती है नाइट्रोजन गैस, और उसे क्या कह देते हैं? द्रवित नाइट्रोजन कह देते हैं। द्रवित नाइट्रोजन। इसका कार्य क्या होता है? इस ऊतकों और कोशिकाओं को सुरक्षित रखने का कार्य करती है द्रवित नाइट्रोजन। ऊतक और कोशिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और ऊतक और कोशिका में हम क्या कह देते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। शुक्राणु और अंडाणु को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और बाकी हमने बात कर ली है, आग को तेजी से नहीं फैलने देती। और क्या है? रंगहीन और गंधहीन स्वादहीन गैस है। रंगमंच में सजावट के लिए उपयोग की जाती है नाइट्रोजन गैस। और क्या है? राइजोबियम जीवाणु से क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पौधे नाइट्रोजन किस तरह से अपने अंदर लेते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से करते हैं पौधे नाइट्रोजन ग्रहण। और इसके लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? तो राइजोबियम जीवाणु उत्तरदायी होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। और हमने क्या देखा? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 78.02% में। और क्या है? पहले हमने स्थायी गैसों और अस्थायी गैसों के बारे में जाना था, कौन कौन सी गैसें स्थायी हैं। और आज की कक्षा में हमने नाइट्रोजन गैस के बारे में जान लिया है अच्छे से कि क्या क्या महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं नाइट्रोजन गैस से। तो कल की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन, आर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्थायी गैसें हो जाएंगी। और फिर कल की कक्षा में हम अस्थायी गैसों को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। हम क्या पढ़ेंगे? अस्थायी गैसों के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और आर्गन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।